बिल्कुल, हरीश रावत भले ये बात मानने को तैयार नहीं है और हरीश रावत ने आपसे कुछ देर पहले एक बयान यहाँ पर दिया है। हरीश रावत का कहना है कि 2022 का जो चुनाव होगा वो अमरिंदर सिंह के चेहरे पर होगा। तो ये बयान कहीं ना कहीं अब इस पूरे डिस्प्यूट के बीच, जबकि सिद्धू गुट के तमाम मंत्री और विधायक इस वक्त यहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं। हरीश रावत से मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ तो जो प्राइवेट होटल है, इस प्राइवेट होटल के फर्स्ट फ्लोर में आप देखेंगे तो सिक्योरिटी है, पंजाब पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद है, सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं। और इस कमरे में जहाँ पर आप सिक्योरिटी पर्सनल देख रहे हैं, उसी कमरे में इस वक्त हरीश रावत और 4 मंत्री प्लस 3 विधायक, कुल मिला के पंजाब के 7 कांग्रेस नेताओं के साथ हरीश रावत बैठक कर रहे हैं। हरीश रावत का यह कहना है कि पहले तो मसला सुलझेगा, नहीं सुलझेगा तो फिर मैं इस मसले को आला कमान के सामने रखूंगा। वहीं उनका यह भी कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं चंडीगढ़ जाऊंगा, अमरिंदर सिंह से मुलाकात करूंगा। सिद्धू से उनकी बातचीत हुई है, हाईकमान से उनकी बातचीत हुई है और उससे जब पूछा गया कि सिद्धू से उनकी क्या बातचीत हुई, उनका कहना है कि अभी मैं पब्लिक नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ये बात जरूर थी जब सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष बने थे तब प्रभारी के तौर पर कहीं ना कहीं हरीश रावत का एक
बड़ा सपोर्ट सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने में था। वहीं हरीश रावत का यह भी कहना है कि पूरे देश ने देखा है कि पूरी कांग्रेस उस वक्त एकजुट थी जब सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष बने थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इतने फ्रैक्शंस अब पंजाब कांग्रेस में आ गए कि सरकार और संगठन आमने सामने खड़े हो गए हैं, यहां पर अमरिंदर सिंह और सिद्धू आमने सामने खड़े हो गए हैं। तो अब हरीश रावत का यह कहना है कि कोशिश ये करूंगा कि बैठक से मसला सुलझे, वरना फिर सबको दिल्ली हाईकमान के पास जाना पड़ेगा। जी, लेकिन हर फैसले के लिए, हर विषय के लिए अगर इन्हें आला कमान के पास जाना है, यानी कि ये आपस में इतने बटे हुए हैं, तो कांग्रेस पे चुनाव कैसे जीतेगा? चुनाव अभी उरूज पे है, उसकी भी तैयारियां अब जोरों शोरों से शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू हैं जो कि कमान संभालना चाहते हैं और किसी और दिशा में जाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं और उनके लॉयलिस्ट हैं जो कि कहते हैं कि देखिए, अगर इस आगामी चुनावों को जीतना है तो फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो है कि अगुवाई में ही जीतना पड़ेगा। दीपांकर, आप बने रहिए हमारे साथ। देहरादून में से एक्शन जो है वो अब दिल्ली शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है अरुण, क्योंकि मलविंदर माली का जो बयान है वो ये कह रहे हैं कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी नेताओं को अगर टारगेट किया जा रहा है तो हम भी उन पर निशाना साधेंगे जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी दिखते हैं। मनीष तिवारी को भगोड़ा कह देना, विजेंद्र सिंगला पर गबन का आरोप लगा देना, घोटालों का आरोप लगा देना, ये कहना कि अली बाबा 40 चोर का वहां गुट है, वहां मंजर है पंजाब में। बहुत बड़े बड़े गहन आरोप हैं इन पोस्ट पे। देखिए, आपने आनंद, एक हिंदी में कहावत है, एक तो करेला दूजे चढ़ा नीम। तो सिद्धू को कंट्रोल कर पाना तो पार्टी के लिए वैसे ही बहुत मुश्किल हो रही थी। उसके बाद उनके 2 एडवाइजर हैं और हर दिन एक नया बम छोड़ देते हैं जिसकी सफाई पूरी पार्टी को लगातार देनी पड़ती है। हरीश रावत राज्य के प्रभारी महासचिव हैं और वो न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए कह रहे हैं कि अगर सबको मीडिया में ही बात करनी है, सबको अगर इसी तरह से बयान देना है तो मैं नेतृत्व से कहूंगा कि मुझे रिलीव कर दें। इतनी बेचारगी, इतनी विवशता अगर किसी राज्य के महासचिव को दिखानी पड़ती है, इसका मतलब समझिए कि उनकी बात कोई नहीं सुनता। और पहले भी आपसे मेरी बातचीत हुई थी जिस वक्त झगड़ा चल रहा था, और मैंने आपसे कहा था कि न तो सिद्धू और न ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ऐसे राज्य के प्रभारी महासचिव हैं कि दोनों में से कोई उनका फोन नहीं उठाता। तो किस तरह की मध्यस्थता करेंगे, किस तरह की बात करेंगे, ये एक अलग बात है। जहां तक सवाल है कि दिल्ली दरबार में ये पूरा झगड़ा आया है, निश्चित रूप से दिल्ली को इस बात की खबर है, लेकिन आनंद, अब तक सोनिया गांधी या राहुल गांधी की तरफ से जो भी नेता कैप्टन को हटाने की मांग कर रहे हैं उनको मिलने का कोई वक्त नहीं दिया गया है। उसके पीछे लॉजिक क्या है? हरीश रावत भी कह रहे हैं कि जब सिद्धू को हमने अध्यक्ष बनाया तभी उस बैठक में ये बात साफ कर दी गई थी कि सिद्धू को अध्यक्ष भले बना दिया गया है, लेकिन कैप्टन पूरे 5 साल रहेंगे मुख्यमंत्री और एक तरह से उनके नेतृत्व में ही चुनाव होगा। चेहरा प्रमुख वो होंगे, बाकी लोगों के चेहरे भी होंगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, नवजोत सिंह सिद्धू, तमाम नेताओं के, सुनील जाखड़, लेकिन वो रहेंगे मुख्यमंत्री। तो अब अगर बीच में अध्यक्ष बनने के बाद आपकी स्थिति थोड़ी मजबूत हो गई और आप मुख्यमंत्री को चेंज करने की बात करने लगे, तो जाहिर सी बात है कई स्तर पर गुटबाजी है जिसको खत्म करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आला कमान लगातार बढ़ती जा रही है गुटबाजी। लेकिन एक बात बताइए अरुण, इससे पहले कि मैं वापस दीपांकर के पास जाऊं, आला कमान का मूड क्या है? क्योंकि हरीश रावत जो हैं वो गांधी परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं, खासकर सोनिया गांधी के करीबी माने जाते हैं। राहुल गांधी भी उनकी बात सुनते हैं। अब हरीश रावत जी की ही बात लोग सुनने को तैयार नहीं है पंजाब में, तो क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बीच में विचार अलग अलग हैं कि एक का रुझान कैप्टन अमरिंदर सिंह पर है और दूसरे का रुझान आगे की सोच है और नवजोत सिंह सिद्धू पर है? इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ज्यादा जिसकी चर्चा की जानी चाहिए वो नाम है प्रियंका गांधी। हरीश रावत की बात इसलिए नहीं सुनते वो क्योंकि उनको जो भी काम करना होता है वो प्रियंका गांधी सीधे बात करते हैं। अगर आपको याद हो, हरीश रावत ने सार्वजनिक रूप से मीडिया से और न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में कहा कि वो सिद्धू को दिल्ली बुला रहे हैं, कुछ मामलों पर उनसे बात करनी है। सिद्धू तक इन्विटेशन ही नहीं पहुंच पाया क्योंकि सिद्धू फोन पर ही नहीं आया और सिद्धू आए भी नहीं इनके बुलाने पर। जो एक महासचिव सार्वजनिक रूप से कह रहा है उसकी भी इज्जत सिद्धू ने नहीं रखी। उसके बाद सिद्धू सीधे प्रियंका गांधी से मिलते हैं और अध्यक्ष बन जाते हैं। तो जब इस तरह से फैसले पार्टी में होते हैं तो महासचिव की हैसियत क्या रह जाती है, ये आप और हम और कांग्रेस के लोग बेहतर तरीके से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और यही वजह है कि अनदेखी सिद्धू की करके सिद्धू अनदेखी कर रहे हैं हरीश रावत की, उसके बावजूद अपने पोस्ट पर बने हुए हैं। ये बात नहीं है, सवाल ये है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने एक फैसला किया और उस फैसले के समय ही दोनों को उनकी हद बता दी गई थी। सिद्धू को कहा गया था कि कैप्टन ही रहेंगे मुख्यमंत्री, आपको उनके साथ काम करना है, और कैप्टन को कहा गया था कि आप एडजस्ट करिए इनके साथ और साथ मिलकर के चुनाव में जाइए। लेकिन एक गाड़ी में 2 ड्राइवर बैठा दिए गए हैं पंजाब में, और जो 2 ड्राइवर बैठा दिए गए आपस में बात नहीं करते। एक के हाथ में एक्सीलेटर है, एक के हाथ में स्टीयरिंग है। सवाल, आप
खुद समझ सकते हैं कि उसका अंजाम क्या होने वाला है जब गाड़ी चलेगी। जी, गाड़ी चलेगी या वहीं बिखर जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर क्या जो आला कमान है और जो वरिष्ठ नेता हैं वो देख नहीं रहे हैं कि हो क्या रहा है और क्यों इस तरह की मनमानी चल रही है, क्यों इस तरह का कलह है, ये भी सवाल उठता है। वहीं हरीश रावत ने ये भी साफ कर दिया है कि पंजाब में 2022 का चुनाव मुख्यमंत्री नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। पंजाब में कांग्रेस के पास लोगों की कमी नहीं है और वो सब लोग सामूहिक तरीके से आगे चुनाव में कैसे जीता जाए उसके लिए काम करेंगे। ये एक अवसर आया है, एक बात आई है, इसका समाधान निकाल दिया जाए। मैं अभी हमने सीएम के फेस के विषय में कुछ कहा है और सत्यता ये है हम अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में ही 2022 में चुनाव में जाएंगे। अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में ही 2022 का चुनाव लड़ेंगे, ये हरीश रावत जी कह रहे हैं। लेकिन उनकी क्या नवजोत सिंह सिद्धू और उनके सलाहकार सुन रहे हैं? दीपांकर, आपकी तो हरीश रावत जी से 1-on-1 बात भी हुई, क्या संकेत दिखे आपको? क्या हरीश रावत जी भी फ्रस्ट्रेटेड हैं कि ये हो क्या रहा है? बिल्कुल आनंद, सबसे बड़ा चैलेंज जो अभी अरुण ने बात कही कि प्रियंका गांधी का बहुत बड़ा रोल था। कांग्रेस के एक बड़े सीनियर लीडर से उत्तराखंड की हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बात कही थी कि हरीश रावत की बहुत बड़ी भूमिका सिद्धू को वहां अध्यक्ष बनाने में, उसको पुशअप करने में जरूर थी, लेकिन वो प्रियंका गांधी का स्टैंड था। दूसरी तरफ आप अगर आप देखेंगे आनंद, तो उत्तराखंड कांग्रेस ने जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया, नेता विपक्ष बनाया गया। हरीश रावत खुद चाहते थे कि कहीं ना कहीं अध्यक्ष पद हो सकता है उन्हें मिले, लेकिन यह मसला भी जब पहुंचा हाईकमान के पास तो राहुल गांधी ने मसला सुलझाया और फिर राहुल गांधी के सामने प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल, हरीश रावत सब नंबर पर खड़े हुए और फिर तय हुआ कि गणेश गोदियाल को हम प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे। अब वही हरीश रावत जो उत्तराखंड में खुद के लिए एक जमीन तलाश रहे हैं और ये चाहते हैं कि 2022 में मैं मुख्यमंत्री बनूं, वो क्या यहां पर खुद हल निकाल लेंगे? तो जो बात अरुण कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, इन तीनों को ही तय करना है फाइनली कि पंजाब कांग्रेस किसके साथ चलेगी। अमरिंदर सिंह के साथ, जिनको ये माना जाता है कि सबसे बड़े ध्रुव हैं वो पंजाब कांग्रेस के और उनके इर्द गिर्द पूरे पंजाब कांग्रेस की राजनीति चलती है, या फिर सिद्धू के साथ जो राजनीति में बिल्कुल नए कहे जाएंगे। अब तक बीजेपी की सत्ता थी, कांग्रेस का बिल्कुल जो कल्चर है वो बिल्कुल अलग है, तो ऐसे में सिद्धू के पीछे पूरे कांग्रेसी लामबंद होंगे नहीं होंगे। तो कांग्रेस को यह भी देखना है, तीनों को, कम से कम राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी को, कि क्या अमरिंदर सिंह को छोड़ के हम आगे बढ़ सकते हैं पंजाब में। बिल्कुल, और क्योंकि इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि एक म्यान में दो तलवारों को फिट करने की कोशिश की जा रही है। जैसे अरुण कह रहे थे कि गाड़ी एक है लेकिन चलाने वाले ड्राइवर दो, क्योंकि पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान के बीच पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का कोई बयान तो अब तक फिलहाल सामने नहीं आया। हालांकि एक दिन पहले पार्टी कार्यालय में सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के कुछ नेताओं के साथ आपात बैठक की थी, जिसकी एक तस्वीर भी उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा की। इस बैठक में देहरादून पहुंचे कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा भी शामिल रहे। अब इस तस्वीर के बाद क्या निष्कर्ष निकाला जाए, आप खुद ही सोचिए। अब पंजाब कांग्रेस पर हुई आपात बैठक पर नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट किया। ट्वीट कर उन्होंने लिखा, तृप्त बाजवा का फोन आया जिसमें उसने आपात बैठक बुलाने के लिए कहा। पीपीसीसी कार्यालय में दूसरे साथियों के साथ उनसे मुलाकात की, आला कमान को स्थिति से अवगत कराएंगे। और इसका क्या निष्कर्ष निकालें अरुण? आला कमान को स्थिति से अवगत कराएंगे और फिर उसके बाद यही ग्रुप जो है देहरादून जा रहा है। तो अब ये तो चाणक्य तो यहाँ पर यही निकले, नवजोत सिंह सिद्धू ही निकले कि वो कह रहे हैं कि तुम ये करो, ये करो, ये करो, ऐसा करो। कहीं ना कहीं ये दिखाया जा रहा है कि बैट्समैन सिद्धू जो हैं अब अमरिंदर, कैप्टन अमरिंदर को क्लीन बोल्ड करना ही चाहते हैं। देखिए, कैप्टन अमरिंदर के खेमे की तरफ से यही तर्क दिए जा रहे थे आनंद, उस वक्त जब वो सिद्धू को अध्यक्ष बनाने की बात पार्टी आलाकमान उनसे कर रहा था। वो यही कह रहे थे कि सिद्धू यहाँ रुकने वाले नहीं है, सिद्धू को आप अध्यक्ष बना देंगे, वो समानांतर सत्ता चलाएंगे। आपने देखा किस तरह से उन्होंने 4 एडवाइजर नियुक्त किए, उन एडवाइजरों ने किस तरह के बयान दिए, पहली बात। दूसरी बात, संगठन में भी वो नियुक्तियां कर रहे हैं, 2 बात। तीसरी बात है, मुख्यमंत्री से बिना चर्चा किए कहते हैं शुगर केन का प्राइस बढ़ाई, उसके बाद मुख्यमंत्री को बढ़ाना पड़ता है। तो सरकार और संगठन में किस तरह का सामंजस्य है और किस तरह की का समन्वय, ये भी आप अंदाजा लगा लीजिए। तीसरी बात, ये विधायक इकट्ठा होते हैं, मंत्री इकट्ठा होते हैं, खुलेआम बात करते हैं और एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को हटाने की मांग कर देते हैं प्रेस में, और उसके बाद सिद्धू कहते हैं उनसे सवाल जवाब करने की बजाय कि मैं नेतृत्व तक आपकी बात पहुंचा दूंगा। मतलब अपरोक्ष रूप से पर्दे के पीछे जो डर था कैप्टन खेमे का और कांग्रेस के कुछ नेताओं का सिद्धू को अध्यक्ष बनाने को लेकर, वो अब कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि वो यहीं तक रुकने वाले नहीं है। वो कैप्टन को भी डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। और चुनाव आने दीजिए, अभी
जब टिकटों का बंटवारा होगा तब आप देखिएगा किस तरह का घमासान पंजाब कांग्रेस में मचने वाला है। जी, और ये जो है ये कांग्रेस पार्टी के लिए ही चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की अगर वहां पर किस्मत है वो चमकी थी, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की वजह से चमकी थी। और अब जिस तरह से प्रहार होगा, चौतरफा लड़ाई है वहां पंजाब में, कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी है, अकाली दल है और आम आदमी पार्टी भी है। अब ऐसे में अगर कांग्रेस में ही इतनी गुटबाजी होगी तो आप बताइए क्या हो। एक है नवजोत सिंह सिद्धू के हितैषी परगट सिंह जी, विधायक भी हैं, उनका क्या कहना है ये आपको सुनाते हैं। मैं कांग्रेस के इशू है ये हमें रिजॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि नहीं हो रहे इसलिए विधायकों में रिजेंटमेंट है। और मैं तो ये कहता हूँ कि हाई कमांड अंडर द सुपरविजन ऑफ AICC ऑब्जर्वर एक सारे विधायकों की मीटिंग कॉल करे चीफ मिनिस्टर, और उसमें सबसे पूछ ले अलग अलग चाहे, और उसमें मेरा ख्याल है कि निर्णय लेना चाहिए। पहली बात तो ये है, अभी वो चार कुछ भी कहते रहे, कैप्टन अमरिंदर सिंह इज स्टिल द मोस्ट लव्ड फेस इन पंजाब एंड द एंटायर कांग्रेस इज विद हिम, स्पेशली द हाई कमांड। What 5 stooges or 5 ministers or 5 extras says doesn't make any difference. जी ने क्या सोच के क्या रखा, उनकी अपनी प्रेरोगेटिव है, वो रख सकते हैं एडवाइजर, 10 और रखें, पर इस किस्म की बातचीत करना, इस किस्म के कमेंट्स देना कोई अच्छी बात नहीं। तो फतेह सिंह बाजवा कैप्टन अमरिंदर सिंह के खेमे से हैं, परगट सिंह जो हैं वो नवजोत सिंह सिद्धू के हितैषी हैं। लेकिन अरुण, इससे पहले कि मैं दीपांकर के पास आऊं, कहीं ना कहीं जैसा अजय माकन ने राजस्थान में किया वैसी ही एक कवायद क्या पंजाब में चाहते हैं? देखिए, पंजाब में मुश्किल हालात हैं, राजस्थान में हालात मुश्किल हैं, छत्तीसगढ़ में भी हैं, लेकिन पंजाब में कुछ ज्यादा ही है। उसकी वजह क्या है कि कम से कम अजय माकन दोनों पक्षों से बातचीत तो कर सकते हैं। वो सचिन पायलट से भी बात कर लेते हैं, वो अशोक गहलोत से भी बात कर लेते हैं, वो दोनों दिल्ली में भी आके उनसे मुलाकात कर लेते हैं। यहाँ तो मुश्किल ये है कि जो बीच की धुरी है हरीश रावत, वो दो जगह अटके हैं। उत्तराखंड में उनको मुख्यमंत्री भी बनना है, चुनाव भी जीतना है, उसकी रणनीति भी बनानी है, पार्टी के अंदर खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित करवाना है, और पंजाब भी संभालना है। ये पंजाब को संभालने का काम फुल टाइम का जॉब है एक तरह से। और प्रियंका गांधी की भूमिका महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती क्योंकि जब टर्म और कंडीशन किसी समझौते के आप सेट करते हैं तो उसका पालन हो, ये भी आपकी जिम्मेदारी होती है। तो एक दिन आकर के फैसला करवा करके इंटरवीन करके आपने फैसला तो करवा दिया कि सिद्धू को अध्यक्ष बना दो, लेकिन हर रोज की जो दिक्कतें हैं, परेशानियां, उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। आप देखिए कि खुलेआम एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को हटाने की बात हो रही है। कम से कम छत्तीसगढ़ में तो पर्दे के पीछे बात हो रही है। राहुल गांधी के साथ बैठक में टीएस सिंहदेव या फिर भूपेश बघेल आपस में एक दूसरे से झगड़ रहे होंगे या बात कर रहे होंगे। बाहर निकल के कम से कम टीएस सिंहदेव हो, भूपेश बघेल हो, पीएल पुनिया हो, तीनों ने यही कहा कि चीफ मिनिस्टर बदलने की कोई बात नहीं हुई है, सिर्फ विकास की बात हुई। कम से कम एक पेज पर वहां दिखाई तो दे रहे हैं। यहाँ तो जितने मुंह उतने बयान, उतनी बातें और उतने तरह के स्टैंड किसी मुद्दे पर ले रहे हैं। ऐसे में मुश्किल बहुत ज्यादा है। चुनाव से पहले किस तरह से पूरे पंजाब को ठीक किया जाए, बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने। और एक आखिरी बात आनंद आपसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस के लोग ये मानते थे कि एक ही राज्य है पंजाब जहां उनकी सरकार वापस हो सकती है, लेकिन आज किसी कांग्रेसी से बात करेंगे तो वो कहेगा वो संभावना भी लगभग खत्म हो गई। जी, दो बैट्समैन से कहा गया पारी आप संभालिए, अब एक दूसरे को रन आउट करने पे तुले हुए हैं ऐसा लग रहा है। लेकिन दीपांकर, एक बात बताइए, फिलहाल वहां कौन कौन है, क्या चल रहा है वहां? आनंद, इस वक्त यहाँ पर 4 मंत्री और 3 विधायक हैं जो यहाँ पर लगभग 10:30 बजे के आसपास पहुँचे थे। इस वक्त बैठक चल रही है इस फर्स्ट फ्लोर में, जो प्राइवेट होटल यहाँ पर है, और हरीश रावत यहाँ पर मौजूद है। हरीश रावत को ये अभी नहीं पता कि कितने घंटे उन्हें इस पूरे मसले को सुलझाने में लगेंगे। जब यहाँ मंत्री विधायकों से उनकी बैठक होगी, क्या मंत्री विधायक जिस तरीके से बयान दे रहे हैं सिद्धू खेमे के कि हमें यहाँ पर परिवर्तन चाहिए ही चाहिए, तो क्या हरीश रावत उसको यहाँ पर डाइल्यूट कर पाएंगे? और हरीश रावत का ये भी कहना है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं खुद चंडीगढ़ जाऊँगा और अमरिंदर सिंह से बातचीत करूँगा। लेकिन आनंद, इस सबके बीच जो सबसे बड़ा दिलचस्प है देखना वो ये है कि उत्तराखंड में 2 गुट हैं, हरीश रावत गुट और प्रीतम सिंह गुट। ऐसे में प्रीतम सिंह गुट के जो नेता है उनके मन में कहीं ना कहीं इस बात की खुशी जरूर है कि हरीश रावत कहीं ना कहीं पंजाब में फेल होते दिख रहे हैं। कि हरीश रावत को ये माना जा रहा था कि उन्होंने सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो इस बात की खुशी उस गुट के मन में जरूर है कि हरीश रावत यहाँ उलझेंगे तो कम से कम उत्तराखंड में अपना उनका थोड़ा सा स्थितियां थोड़ी उनके पक्ष से हटेंगी। लेकिन अब दूसरी बात, अगर आप यहाँ पर यह भी देखेंगे कि यह माना जा रहा था कि हरीश रावत उत्तराखंड में जब प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया जाएगा तो हरीश रावत को वहां
प्रभारी के पद से हटा दिया जाएगा। देखिए हरीश रावत का ये कहना है कि आप देख सकते हैं कि मेरा कद कितना बड़ा है कि मैं पंजाब में अभी भी प्रभारी बना हुआ हूं। तो यहाँ पर इसका सीधा प्रभाव उत्तराखंड कांग्रेस की पॉलिटिक्स पर भी पड़ रहा है, जहां पहले से गुटबाजी है। यहाँ भी हरीश रावत वर्सेस प्रीतम सिंह है, ऐसे ही राजस्थान में है। तो सभी राज्यों में कांग्रेस इस वक्त दो बड़े नेताओं की लड़ाई में जूझ रही है। आनंद, बिल्कुल, तो हर जगह गुटबाजी है और जो वहां किसी और जाकर फिक्स करने के लिए गया है उसके वहीं पूरा डैमेज किया जा रहा है। अब आप बताइए ये क्या विडंबना है कांग्रेस पार्टी के अंदर, ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो आपस में एक दूसरे के को रन आउट करने में लगे हुए हैं। अब वहीं न्यूज़ 18 के चमन पलानिया की खबर है कि नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकारों के बयान पर मचे घमासान के बीच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के दफ्तर की ओर से एक प्रेस नोट जारी किया गया है जिसमें सिद्धू के सलाहकारों पर कार्रवाई की मांग की गई है और कांग्रेस आला कमान से गुजारिश की गई है कि वो नवजोत सिंह सिद्धू को अपने सलाहकारों से अलग होने के लिए कहें। कैप्टन की ओर से वार हुआ तो सिद्धू के सलाहकार मलविंदर सिंह माली ने भी सोशल मीडिया के जरिए पलटवार किया और पाकिस्तानी नागरिक अरुषा आलम और कैप्टन अमरिंदर सिंह की एक पुरानी तस्वीर शेयर कर दी और लिखा कि कैप्टन के उन पर किए गए हमले की वजह से मजबूरन उन्हें ये फोटो शेयर करनी पड़ी। अब ये तो पर्सनल अटैक हो गया, आपके बयान पर नहीं, आपकी पर्सनल चॉइस और आपकी पर्सनल लाइफ की तस्वीरों को उठा के इन्होंने कर दिया। यानी कि ये विद्रोह, ये कहीं ना कहीं अरुण इतना तक पहुंच गया है कि अब तो आर या पार। अब कहीं ना कहीं राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा के सामने अब ये कह दिया जाएगा और ये नवजोत सिंह सिद्धू और उनके हितैषी ही कहेंगे कि या तो मुझे चुने या तो कैप्टन को चुने, हम दोनों साथ में नहीं खेलेंगे ये इनिंग। देखिए आनंद, राजनीतिक जब आप फैसले लेते हैं तो आपको भविष्य देख के फैसले लेने होते हैं। आपको अंदाजा होना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति को आप किसी सूबे के मुख्यमंत्री की इच्छा, उसकी आकांक्षा के विरुद्ध अगर सूबे में राज्य की कमान दे रहे हैं पार्टी की, तो आगे क्या होने वाला है। तो उन रोज के झगड़ों को निपटाने के लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए जो कि कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। फैसले आप प्रियंका गांधी से करा के लेके आते हैं, बस उसका पालन कैसे होगा इसके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। जहां तक आपने बात की, भारतीय राजनीति में अक्सर देखा गया है कि किसी भी नेता के निजी जीवन की बातें कोई विपक्ष का नेता भी सार्वजनिक नहीं करता और यहाँ तो उनकी खुद की पार्टी के लोगों ने ही उसे सार्वजनिक कर दिया। आप देखिए कि वो एक विदेशी नागरिक है, उनका वीजा एक्सटेंड होता होगा, कोई मंत्रालय उनका वीजा एक्सटेंड करता होगा, सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन ये मामला किसी ने भी नहीं उछाला था आज के पहले। मुलायम सिंह से लेकर के भारतीय राजनीति में जितने भी नेताओं के निजी जीवन के बारे में बाद में कुछ बातें कही गई, कहानियां कही गई, जब तक उनका सम्मान किया गया, जब तक वो बातें खुल के किसी झगड़े की वजह से, किसी मुश्किल की वजह से सामने आई, तब तक किसी नेता ने उसको नहीं उछाला, चाहे वो भले ही बिटर विपक्ष क्यों ना हो। लेकिन यहाँ सिद्धू के सलाहकार सूबे के मुख्यमंत्री के निजी जीवन की तस्वीरें सार्वजनिक करते हैं, बयान देते हैं, और यही नहीं, खुद पार्टी जिनके आदर्शों पर चलती है, इंदिरा गांधी, उनका कार्टून जो बहुत ही विवादित है उसको भी वो पोस्ट कर देते हैं। पाकिस्तान पर, कश्मीर पर हर जगह राय दे रहे हैं उनके सिद्धू, गोया कि वो विदेश मंत्रालय के सलाहकार हों, सिद्धू के नहीं। जी, लेकिन यही सारी बातें हैं कि इशारा, समझदार को इशारा काफ़ी है। यहाँ इशारों पर इशारे आ रहे हैं लेकिन लोग जिनको समझना चाहिए वो समझ नहीं रहे हैं और जानबूझकर इस तरह की खलल कर रहे हैं। आपको फैसला लेना है, सिद्धू को बैक करना है या अमरिंदर को बैक करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं बात तो यही आ गई, भाई मयान एक है तलवार दो, आपको चूज करना है कौन सा चाहिए। सब बन तो इसी तरफ रहा है, क्योंकि इससे पहले कितनी भी आपने एफर्ट्स लगा ली हो, कहीं ना कहीं सुलह तो नहीं होती दिख रही इन दोनों के बीच में। और इतना ज्यादा अब ये डिवाइड हो चुका है इनके बीच में, आपसी रंजिशें इतनी ज्यादा हैं कि मामला पर्सनल अटैक्स पर आ चुका है। दीपांकर और अरुण, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इनपुट्स के लिए। अखाड़ा मिलेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए। से जुड़ी हुई यूपी विधानसभा चुनाव का रोड मैप तैयार हो गया है। पीएम के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी यूपी बीजेपी। बड़ी खबर यही है कि रोड मैप में प्रधानमंत्री मोदी का ही चेहरे को आगे रखा जाएगा और कोशिश की जाएगी कि उनके हर महीने 2 से 3 कार्यक्रम हो। और पेच डाला। बिहार में पंचायत चुनाव का ऐलान कर दिया गया। वहां 6 चरणों में मतदान होगा और पहले चरण में 24 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। उत्तराखंड कांग्रेस विधायक हरीश धामी और मनोज रावत ने विधानसभा में धरना दिया। इन दोनों विधायकों ने 4 धाम यात्रा शुरू करने और धारचूला में मोबाइल नेटवर्क की दिक्कत का मुद्दा उठाया।
पंजाब सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा दिया और राज्य में गन्ने का समर्थन मूल्य 35 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया। इसके बाद राज्य के किसानों को 1 क्विंटल गन्ने के 360 रुपए मिलेंगे। राज्य सरकार के इस ऐलान के बाद गन्ना किसानों ने अपना धरना भी खत्म कर दिया। हरियाणा ने दिता 358 रुपये, असी 360 रुपए क्विंटल कर दिया। बिहार के नालंदा में एक मालगाड़ी के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे की वजह से उस रेल रूट पर कुछ देर के लिए ट्रेन सेवा ठप हो गई। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर करीब 45 मिनट बातचीत हुई। इस दौरान अफगानिस्तान संकट और कोरोना समेत कई मामलों पर चर्चा की गई। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की दूसरी डोज जल्द यानी 8 हफ्तों में लग सकती है। सरकार को सुझाव देने वाली डॉक्टरों की संस्था इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन ने ये सिफारिश की। साथ ही दलील दी गई कि इससे लोगों को जल्दी टीका लगेगा, जिससे कोरोना का खतरा भी काफी घट जाएगा। तो 2 डोजेस के बीच में हम गैप कम करें। भारत में रह रहे अफगान शरणार्थियों ने दिल्ली में यूएनएचसीआर के कार्यालय के बाहर धरना जारी रखा। इन लोगों ने एक दिन पहले अपने अधिकारों की लड़ाई शुरू की थी, जो अगले दिन भी जारी रही और प्रदर्शन में शामिल हर शख्स पूरी रात यूएनएचसीआर के कार्यालय के बाहर बैठा रहा, चाहे वो महिलाएं और बच्चे ही क्यों ना हो। पूरी रात यहाँ पर ये लोग बैठे रहे हैं और अभी भी सुबह की तस्वीरें हम दिखाएं तो देखिए सब महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। इन लोगों ने दुनिया से सुरक्षा, पुनर्वास और शिक्षा जैसे अधिकार मांगे और अपनी मांगे पूरी होने तक धरना जारी रखने की बात पर अड़े रहे। जब तक यहाँ वेट करेंगे जो हमारा डिमांड्स पूरा हो जाएगी। नागपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश में बना हैंड ग्रेनेड सेना को सौंपा। देश में ऐसा पहली बार हुआ जब सरकार और निजी कंपनियों ने मिलकर ये हैंड ग्रेनेड तैयार किया। इसी कार्यक्रम में सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे भी मौजूद रहे। रक्षा क्षेत्र में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की साझेदारी ये अपने में एक बहुत बड़ी मिसाल। अफगानिस्तान से भारत लौटने वालों को दिल्ली में छावला के आईटीबीपी सेंटर में 14 दिन क्वारंटीन किया जाएगा। कोरोना फैलने की आशंका को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह फैसला लिया। आंध्र प्रदेश में रिक्टर स्केल पर 5.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। पूर्व भारतीय फुटबॉलर ओ चंद्रशेखरन का लंबी बीमारी की वजह से 86 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने 1960 में रोम ओलंपिक्स में हिस्सा लिया था और 1962 एशियन गेम्स के दौरान गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय टीम में भी शामिल रहे। वॉशिंगटन पोस्ट की खबर है कि सीआईए के निदेशक विलियम बर्न्स ने एक दिन पहले तालिबान के नेता अब्दुल गनी बरादर से काबुल में गुपचुप मुलाकात की। जापान के टोक्यो में पैरालंपिक्स की शुरुआत हो गई। इसके उद्घाटन समारोह में पैरा एथलीट टेक चंद ने तिरंगा थामकर भारतीय दल की अगुवाई की। पैरालंपिक्स की शुरुआत पर पीएम मोदी ने भी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने खुद टीवी पर यह उद्घाटन समारोह देखा और भारतीय खिलाड़ियों को अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। पहलवान बजरंग पुनिया घुटने में चोट की वजह से विश्व कुश्ती चैंपियनशिप से बाहर हो गए। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच एक मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 नक्सली ढेर कर दिए गए। टीम इंडिया और मेजबान इंग्लैंड के बीच दोपहर 3:30 बजे से लीड्स में तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। अफगानिस्तान के बिगड़े हालात का असर भारत में कारोबार करने वाले अफगानियों पर भी पड़ा। फिर चाहे दिल्ली के लाजपत नगर में करेंसी बदलने वाली दुकानें हों या फिर ट्रैवल एजेंसी, अफगानियों की इन ज्यादातर दुकानों पर सन्नाटा ही पसरा दिखाई दिया। अफगानिस्तान में पैदा हालात के बाद दिल्ली में रह रहे अफगानियों के सामने समस्या एक ये है कि यहाँ के बिजनेस सारे ठप हो गए हैं। यही नहीं, इस संकट की वजह से भारत में इलाज के लिए आने वाले वहाँ के लोगों की भी मुश्किलें बढ़ गईं। फ्लाइटें बंद है और अफगानियों के लिए वीजा भी बंद है। जो जिसका मेडिकल आना था यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट करने के लिए वो भी बंद हुआ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अगले महीने श्रीलंका में होने वाली वनडे सीरीज को फिलहाल टाल दिया गया। अफगानिस्तान संकट और श्रीलंका में बढ़ते कोरोना मामलों की वजह से यह फैसला हुआ। दिल्ली के नजफगढ़ में एक रेस्टोरेंट पर काम कर रहे एक कर्मचारी की 2 लड़कों ने गोली मारकर हत्या कर दी। प्रीति जिंटा ने शिमला में अपने फार्म हाउस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें वो सेबों के बाग में मस्ती करती नजर आई। सूरत एप्पल्स है क्योंकि आजकल एप्पल सीजन चल रहा है, बारिश हो रही है, बाल का झबला हो चुका है। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में एक मकान मालिक ने अपने किराएदार के परिवार के 3 सदस्यों और अपनी बहू की हत्या कर दी। बताया गया कि उसे बहू के चरित्र पर शक था। साथ ही उसका अपने किराएदार से रेंट एग्रीमेंट को लेकर काफी समय से विवाद भी चल रहा था। हत्या करने के बाद वो खुद थाने पहुंचा और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इसी घर के अंदर ये पूरी वारदात हुई है। देर रात की ये घटना है। बताया गया कि आरोपी ने धारदार हथियार से किराएदार की 3 साल की एक बच्ची पर भी हमला किया,
लेकिन जब पुलिस की टीम वारदात की जगह पर पहुंची तो उस बच्ची की सांसें चल रही थी, जिसे बाद में सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। इन्वेस्टिगेशन जारी है, जैसी होगी एक बार सारी चीज अपडेट करने के बाद आपको डिटेल्स देंगे। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच दिल्ली सरकार ने इससे निपटने के लिए पूरी तैयारी होने का दावा किया। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने दवाइयों की दुकानों की एसोसिएशन और दवा कंपनियों को कुछ निर्देश भी जारी किए। इनमें रेमडेसिविर इंजेक्शन और दूसरी दवाओं का जरूरी स्टॉक पहले ही रखने को कहा गया ताकि संकट के समय किसी तरह की कमी न हो और उपलब्धता को बढ़ाने के लिए ये आदेश दिए गए। सरकार ने अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए चलाए गए अभियान को ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया। गुजरात के सूरत में नगर निगम ने वैक्सीन पर एक अभियान चलाया। इसके तहत निगम की टीमों ने घर घर जाकर लोगों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के लिए जागरूक किया। वैक्सीनेशन थोड़ा कम था, वहाँ पे वैक्सीन के डोज बढ़ाए हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने बताया कि राजधानी में फिर स्कूल खोलने पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया। हालांकि उन्होंने जानकारी दी कि इस मामले में उनकी सरकार लोगों के संपर्क में है और सही वक्त पर स्कूल खोले जाएंगे। सही समय आने पर यहाँ भी खोले जाएंगे। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन नीति पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि सरकार देश की संपत्तियों को बेचने में जुटी है। हालांकि राहुल के इन आरोपों को सरकार ने गलत बताया और साफ किया कि सरकार इस नीति में संपत्तियां नहीं बेच रही, बल्कि इन संपत्तियों को किराए पर देकर पैसे जुटाएगी। ये जो आपका भविष्य है, इसको बेचा जा रहा है। तो क्या राहुल गांधी का ये आरोप है कि उनकी माताजी जिस सरकार की मुखिया थी, उस सरकार ने रोड, रेल और साथ ही एयरपोर्ट बेच डाला? बिहार में पंचायत चुनाव का ऐलान कर दिया गया। वहां 6 चरणों में मतदान होगा और पहले चरण में 24 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। उत्तराखंड कांग्रेस विधायक हरीश धामी और मनोज रावत ने विधानसभा में धरना दिया। इन दोनों विधायकों ने 4 धाम यात्रा शुरू करने और धारचूला में मोबाइल नेटवर्क की दिक्कत का मुद्दा उठाया। पंजाब सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा दिया और राज्य में गन्ने का समर्थन मूल्य 35 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया। इसके बाद राज्य के किसानों को 1 क्विंटल गन्ने के 360 रुपए मिलेंगे। राज्य सरकार के इस ऐलान के बाद गन्ना किसानों ने अपना धरना भी खत्म कर दिया। हरियाणा ने दिता 358 रुपये, असी 360 रुपए क्विंटल कर दिया। बिहार के नालंदा में एक मालगाड़ी के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे की वजह से उस रेल रूट पर कुछ देर के लिए ट्रेन सेवा ठप हो गई। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर करीब 45 मिनट बातचीत हुई। इस दौरान अफगानिस्तान संकट और कोरोना समेत कई मामलों पर चर्चा की गई। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की दूसरी डोज जल्द यानी 8 हफ्तों में लग सकती है। सरकार को सुझाव देने वाली डॉक्टरों की संस्था इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन ने ये सिफारिश की। साथ ही दलील दी गई कि इससे लोगों को जल्दी जल्दी टीका लगेगा, जिससे कोरोना का खतरा भी काफी घट जाएगा। तो 2 डोजेस के बीच में हम गैप कम करें। भारत में रह रहे अफगान शरणार्थियों ने दिल्ली में यूएनएचसीआर के कार्यालय के बाहर धरना जारी रखा। इन लोगों ने एक दिन पहले अपने अधिकारों की लड़ाई शुरू की थी, जो अगले दिन भी जारी रही और प्रदर्शन में शामिल हर शख्स पूरी रात यूएनएचसीआर के कार्यालय के बाहर बैठा रहा, चाहे वो महिलाएं और बच्चे ही क्यों ना हो। पूरी रात यहाँ पर ये लोग बैठे रहे हैं और अभी भी सुबह की तस्वीरें हम दिखाएं तो देखिए सब महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। इन लोगों ने दुनिया से सुरक्षा, पुनर्वास और शिक्षा जैसे अधिकार मांगे और अपनी मांगे पूरी होने तक धरना जारी रखने की बात पर अड़े रहे। जब तक यहाँ वेट करेंगे जो हमारा डिमांड्स पूरा हो जाएगी। नागपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश में बना हैंड ग्रेनेड सेना को सौंपा। देश में ऐसा पहली बार हुआ जब सरकार और निजी कंपनियों ने मिलकर ये हैंड ग्रेनेड तैयार किया। इसी कार्यक्रम में सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे भी मौजूद रहे। रक्षा क्षेत्र में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की साझेदारी ये अपने में एक बहुत बड़ी मिसाल। अफगानिस्तान से भारत लौटने वालों को दिल्ली में छावला के आईटीबीपी सेंटर में 14 दिन क्वारंटीन किया जाएगा। कोरोना फैलने की आशंका को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह फैसला लिया। आंध्र प्रदेश में रिक्टर स्केल पर 5.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। पूर्व भारतीय फुटबॉलर ओ चंद्रशेखरन का लंबी बीमारी की वजह से 86 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने 1960 में रोम ओलंपिक्स में हिस्सा लिया था और 1962 एशियन गेम्स के दौरान गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय टीम में भी शामिल रहे। वॉशिंगटन पोस्ट की खबर है कि CIA के निदेशक विलियम बर्न्स ने एक दिन पहले तालिबान के नेता अब्दुल गनी बरादर से काबुल में गुपचुप मुलाकात की। जापान के टोक्यो में पैरालंपिक्स
कैप्टन अमरिंदर सिंह का विरोध कर रहे मंत्रियों और विधायकों ने देहरादून में हरीश रावत से की मुलाकात। रावत बोले, कैप्टन के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा 2022 का चुनाव। सिद्धू के सलाहकार मालविंदर माली ने इशारों में फिर साधा कैप्टन पर निशाना। कहा, पंजाब में अली बाबा और 40 चोरों का बोलबाला। जवाब में कैप्टन की पत्नी परनीत कौर ने पंजाब में कलह के लिए सिद्धू को ठहराया जिम्मेदार। कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति का विरोध। यूनिवर्सिटी में चिपकाए गए विवादास्पद पर्चे। सिद्धार्थनाथ सिंह ने जताया कड़ा ऐतराज। कल काबुल से लौटे लोगों में 16 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इलाज के लिए एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती, तो वहीं एहतियात के तौर पर कल काबुल से लौटे सभी लोगों को क्वारंटीन किया गया है। अफगानिस्तान में शासन चलाने के लिए 12 सदस्यों की काउंसिल बना सकता है तालिबान। पुरानी सरकार के मंत्रियों को भी मिल सकती है जगह। इसका मेडिकल आना था, यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट करने के लिए वो भी बंद हुआ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अगले महीने श्रीलंका में होने वाली वनडे सीरीज को फिलहाल टाल दिया गया। अफगानिस्तान संकट और श्रीलंका में बढ़ते कोरोना मामलों की वजह से यह फैसला हुआ। दिल्ली के नजफगढ़ में एक रेस्टोरेंट पर काम कर रहे एक कर्मचारी की 2 लड़कों ने गोली मारकर हत्या कर दी। प्रीति जिंटा ने शिमला में अपने फार्म हाउस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें वो सेबों के बाग में मस्ती करती नजर आई। सूरत एप्पल्स है क्योंकि आजकल एप्पल सीजन चल रहा है, बारिश हो रही है, बाल का झबला हो चुका है। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में एक मकान मालिक ने अपने किराएदार के परिवार के 3 सदस्यों और अपनी बहू की हत्या कर दी। बताया गया कि उसे बहू के चरित्र पर शक था। साथ ही उसका अपने किराएदार से रेंट एग्रीमेंट को लेकर काफी समय से विवाद भी चल रहा था। हत्या करने के बाद वो खुद थाने पहुंचा और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इसी घर के अंदर ये पूरी वारदात हुई है। देर रात की ये घटना है। बताया गया कि आरोपी ने धारदार हथियार से किराएदार की 3 साल की एक बच्ची पर भी हमला किया, लेकिन जब पुलिस की टीम वारदात की जगह पर पहुंची तो उस बच्ची की सांसें चल रही थी, जिसे बाद में सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। इन्वेस्टिगेशन जारी है, जैसी होगी एक बार सारी चीज अपडेट करने के बाद आपको डिटेल्स देंगे। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच दिल्ली सरकार ने इससे निपटने के लिए पूरी तैयारी होने का दावा किया। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने दवाइयों की दुकानों की एसोसिएशन और दवा कंपनियों को कुछ निर्देश भी जारी किए। इनमें रेमडेसिविर इंजेक्शन और दूसरी दवाओं का जरूरी स्टॉक पहले ही रखने को कहा गया, ताकि संकट के समय किसी तरह की कमी न हो। और उपलब्धता को बढ़ाने के लिए ये आदेश दिए गए। सरकार ने अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए चलाए गए अभियान को ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया। गुजरात के सूरत में नगर निगम ने वैक्सीन पर एक अभियान चलाया। इसके तहत निगम की टीमों ने घर घर जाकर लोगों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के लिए जागरूक किया। कोविड वाली वैक्सीनेशन थोड़ा कम था, वहाँ पे वैक्सीन के डोज बढ़ाए हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने बताया कि राजधानी में फिर स्कूल खोलने पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया। हालांकि उन्होंने जानकारी दी कि इस मामले में उनकी सरकार लोगों के संपर्क में है और सही वक्त पर स्कूल खोले जाएंगे। सही समय आने पर यहाँ भी खोले जाएंगे। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन नीति पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि सरकार देश की संपत्तियों को बेचने में जुटी है। हालांकि राहुल के इन आरोपों को सरकार ने गलत बताया और साफ किया कि सरकार इस नीति में संपत्तियां नहीं बेच रही, बल्कि इन संपत्तियों को किराए पर देकर पैसे जुटाएगी। ये जो आपका भविष्य है, इसको बेचा जा रहा है। तो क्या राहुल गांधी का ये आरोप है कि उनकी माताजी जिस सरकार की मुखिया थी, उस सरकार ने रोड, रेल और साथ ही एयरपोर्ट बेच डाला? बिहार में पंचायत चुनाव का ऐलान कर दिया गया। वहां 6 चरणों में मतदान होगा और पहले चरण में 24 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। उत्तराखंड कांग्रेस विधायक हरीश धामी और मनोज रावत ने विधानसभा में धरना दिया। इन दोनों विधायकों ने 4 धाम यात्रा शुरू करने और धारचूला में मोबाइल नेटवर्क की दिक्कत का मुद्दा उठाया। पंजाब सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा दिया और राज्य में गन्ने का समर्थन मूल्य 35 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया। इसके बाद राज्य के किसानों को 1 क्विंटल गन्ने के 360 रुपए मिलेंगे। राज्य सरकार के इस ऐलान के बाद गन्ना किसानों ने अपना धरना भी खत्म कर दिया। हरियाणा ने दिता 358 रुपये, असी 360 रुपए क्विंटल कर दिया। बिहार के नालंदा में एक मालगाड़ी के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे की वजह से उस रेल रूट पर कुछ देर के लिए ट्रेन सेवा ठप हो गई। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर करीब 45 मिनट बातचीत हुई। इस दौरान अफगानिस्तान संकट और कोरोना समेत कई मामलों पर चर्चा की गई।
कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की दूसरी डोज जल्द यानी 8 हफ्तों में लग सकती है। सरकार को सुझाव देने वाली डॉक्टरों की संस्था इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन ने ये सिफारिश की। साथ ही दलील दी गई कि इससे लोगों को जल्दी टीका लगेगा, जिससे कोरोना का खतरा भी काफी घट जाएगा। तो 2 डोजेस के बीच में हम गैप कम करें। भारत में रह रहे अफगान शरणार्थियों ने दिल्ली में यूएनएचसीआर के कार्यालय के बाहर धरना जारी रखा। इन लोगों ने एक दिन पहले अपने अधिकारों की लड़ाई शुरू की थी, जो अगले दिन भी जारी रही, और प्रदर्शन में शामिल हर शख्स पूरी रात यूएनएचसीआर के कार्यालय के बाहर बैठा रहा, चाहे वो महिलाएं और बच्चे ही क्यों ना हो। पूरी रात यहाँ पर ये लोग बैठे रहे हैं और अभी भी सुबह की तस्वीरें हम दिखाएं तो देखिए सब महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। इन लोगों ने दुनिया से सुरक्षा, पुनर्वास और शिक्षा जैसे अधिकार मांगे और अपनी मांगे पूरी होने तक धरना जारी रखने की बात पर अड़े रहे। जब तक यहाँ वेट करेंगे जो हमारा डिमांड पूरा हो जाएगी। नागपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश में बना हैंड ग्रेनेड सेना को सौंपा। देश में ऐसा पहली बार हुआ जब सरकार और निजी कंपनियों ने मिलकर ये हैंड ग्रेनेड तैयार किया। इसी कार्यक्रम में सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे भी मौजूद रहे। रक्षा क्षेत्र में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की साझेदारी ये अपने में एक बहुत बड़ी मिसाल। अफगानिस्तान से भारत लौटने वालों को दिल्ली में छावला के आईटीबीपी सेंटर में 14 दिन क्वारंटीन किया जाएगा। कोरोना फैलने की आशंका को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह फैसला लिया। आंध्र प्रदेश में रिक्टर स्केल पर 5.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। पूर्व भारतीय फुटबॉलर ओ चंद्रशेखरन का लंबी बीमारी की वजह से 86 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने 1960 में रोम ओलंपिक्स में हिस्सा लिया था और 1962 एशियन गेम्स के दौरान गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय टीम में भी शामिल रहे। वॉशिंगटन पोस्ट की खबर है कि सीआईए के निदेशक विलियम बर्न्स ने एक दिन पहले तालिबान के नेता अब्दुल गनी बरादर से काबुल में गुपचुप मुलाकात की। जापान के टोक्यो में पैरालंपिक्स की शुरुआत हो गई। इसके उद्घाटन समारोह में पैरा एथलीट टेकचंद ने तिरंगा थामकर भारतीय दल की अगुवाई की। पैरालंपिक्स की शुरुआत पर पीएम मोदी ने भी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने खुद टीवी पर यह उद्घाटन समारोह देखा और भारतीय खिलाड़ियों को अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। पहलवान बजरंग पुनिया घुटने में चोट की वजह से विश्व कुश्ती चैंपियनशिप से बाहर हो गए। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच एक मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 नक्सली ढेर कर दिए गए। टीम इंडिया और मेजबान इंग्लैंड के बीच दोपहर 3:30 बजे से लीड्स में तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। अफगानिस्तान के बिगड़े हालात का असर भारत में कारोबार करने वाले अफगानियों पर भी पड़ा। फिर चाहे दिल्ली के लाजपत नगर में करेंसी बदलने वाली दुकानें हों या फिर ट्रैवल एजेंसी, अफगानियों की इन ज्यादातर दुकानों पर सन्नाटा ही पसरा दिखाई दिया। अफगानिस्तान में पैदा हालात के बाद दिल्ली में रह रहे अफगानियों के सामने समस्या एक ये है कि यहाँ के बिजनेस सारे ठप हो गए हैं। यही नहीं, इस संकट की वजह से भारत में इलाज के लिए आने वाले वहाँ के लोगों की भी मुश्किलें बढ़ गईं। फ्लाइटें बंद है और अफगानियों के लिए वीजा भी बंद है। जो जिसका मेडिकल आना था यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट करने के लिए, वो भी बंद हुआ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अगले महीने श्रीलंका में होने वाली वनडे सीरीज को फिलहाल टाल दिया गया। अफगानिस्तान संकट और श्रीलंका में बढ़ते कोरोना मामलों की वजह से यह फैसला हुआ। दिल्ली के नजफगढ़ में एक रेस्टोरेंट पर काम कर रहे एक कर्मचारी की 2 लड़कों ने गोली मारकर हत्या कर दी। प्रीति जिंटा ने शिमला में अपने फार्म हाउस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें वो सेबों के बाग में मस्ती करती नजर आई। सूरत एप्पल्स है क्योंकि आजकल एप्पल सीजन चल रहा है, बारिश हो रही है, बाल का झबला हो चुका है। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में एक मकान मालिक ने अपने किराएदार के परिवार के 3 सदस्यों और अपनी बहू की हत्या कर दी। बताया गया कि उसे बहू के चरित्र पर शक था। साथ ही उसका अपने किराएदार से रेंट एग्रीमेंट को लेकर काफी समय से विवाद भी चल रहा था। हत्या करने के बाद वो खुद थाने पहुंचा और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इसी घर के अंदर ये पूरी वारदात हुई है। देर रात की ये घटना है। बताया गया कि आरोपी ने धारदार हथियार से किराएदार की 3 साल की एक बच्ची पर भी हमला किया, लेकिन जब पुलिस की टीम वारदात की जगह पर पहुंची तो उस बच्ची की सांसें चल रही थी, जिसे बाद में सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। इन्वेस्टिगेशन जारी है, जैसी होगी एक बार सारी चीज अपडेट करने के बाद आपको डिटेल्स देंगे। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच दिल्ली सरकार ने इससे निपटने के लिए पूरी तैयारी होने का दावा किया। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने दवाइयों की दुकानों की एसोसिएशन और दवा कंपनियों को कुछ निर्देश भी जारी किए। इनमें रेमडेसिविर इंजेक्शन और दूसरी दवाओं का जरूरी स्टॉक पहले ही रखने को कहा गया, ताकि संकट के समय किसी तरह की कमी न हो। और उपलब्धता को बढ़ाने के लिए ये आदेश दिए गए। सरकार ने अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए चलाए गए अभियान को
अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब बात करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उठे एक नए विवाद से जुड़ी डिटेल्स पर। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया, लेकिन अब इस पर ही विवाद खड़ा हो गया है। शोक जाहिर करने पर यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने ही अपने वाइस चांसलर तारिक मंसूर का विरोध किया है। दरअसल 22 अगस्त को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति तारिक मंसूर ने शोक व्यक्त किया, जिसके बाद यूनिवर्सिटी कैंपस में कई पोस्टर लगाए गए। पोस्टरों में इस शोक संदेश की निंदा की गई और लिखा गया कि यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से इस तरह शोक संवेदना व्यक्त करना भावनाओं को आहत करने वाला है, क्योंकि पहले में जो हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो पोस्टर लगाया गया है उस पर किसी संगठन या छात्र का नाम नहीं लिखा गया। हालांकि कुछ छात्र संगठनों ने इसका समर्थन किया है, हालांकि बाद में यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इन्हें हटा लिया। चांसलर साहब का स्टेटमेंट था, सबसे पहले तो मैं इसकी मजम्मत करता हूं, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप उनके वाइस चांसलर्स का अभी तक आप देखें किसी तरीके का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। आप देखिए, अगर इनको ये एक एकेडमिक पोस्ट पर हैं, एक एकेडमिक चेयर पर हैं, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं? और अगर इन्हें पॉलिटिक्स ही करनी है तो एक तालीमी इदारे को बर्बाद करने से अच्छा है कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लें और अपने जितने भी एस्पिरेशंस हैं, जितने भी इनकी ख्वाहिशात हैं, वो पूरी कर लें। बड़ी खबर आ रही है अखाड़ा में। केंद्रीय कैबिनेट ने आज गन्ने का जो प्राइस है उसे 290 प्रति क्विंटल की मंजूरी दे दी है। एफआरपी 5 रुपए से बढ़ाई गई है। न्यूनतम रिकवरी बेसिक प्राइस 9.5% रखा गया है। 70 लाख टन का एक्सपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है, जिसमें 55 लाख टन एक्सपोर्ट हो चुका है। इथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ा है। अगले 2-3 साल में 20% पेट्रोल में इथेनॉल मिलेगा। अभी 15,000 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। इथेनॉल की कीमत जो 40,000 करोड़ हो जाएगा। गन्ने की खरीद की कीमत में बहुत बड़ा ऐलान है। गन्ने की एफआरपी रुपए 290 प्रति क्विंटल हो चुकी है, यानी 5 रुपए बढ़ चुका है एफआरपी, यानी सरकार की खरीद की कीमत। और पिछले साल 10 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। विक्रांत जुड़ रहे हैं डिटेल्स के साथ। 5 करोड़ किसानों को इससे फायदा होगा। विक्रांत, देखिए बिल्कुल किशोर, बिल्कुल आनंद, इस मामले में एक बड़ा फैसला आज कैबिनेट ने लिया। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आनंद ये कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि गन्ने का एफआरपी यानी फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस जो होता है उसको बढ़ा करके अब कर दिया गया है 290 रुपए। और इसके पीछे दलील यही दी जा रही है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, इसी के लिए देखते हुए ये फैसला किया गया है। ये 290 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है, जो हाईएस्ट बताया जा रहा है। और साथ साथ 70 लाख टन एक्सपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ था बीते साल में, जिसमें से 55 लाख टन का एक्सपोर्ट हो चुका है। बाकी जो 15 लाख टन है वो भी पाइपलाइन में बहुत जल्द होगा। दूसरी बड़ी खबर की एथनॉल का पेट्रोल में जो मिलाया जाता है, ब्लेंडिंग की जाती है, वो पहले अभी फिलहाल 7 से 8% है, उसे बढ़ा करके अगले 2 से 3 साल में 20% किया जा रहा है। तो ये भी एक बड़ी खबर है। और 2 साल पहले गन्ना किसानों का करीब 73,000 करोड़ भुगतान के लिए पेंडिंग था, जो लगभग पूरा भुगतान हो चुका है। थोड़ा बहुत भुगतान बचा है, जिसको अब पूरा जल्दी हाल में कर दिया जाएगा। पिछले साल करीब 91,000 करोड़ का भुगतान करना था, जिसमें से 86,000 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। तो ये तमाम फैसले जो कैबिनेट का फैसला है एफआरपी बढ़ाने का, निश्चित तौर पर देश भर के खास तौर से जो गन्ना किसान है उनको एक बड़ा फायदा इस फैसले के बाद मिलेगा। जी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और जहां पर कई सारे गन्ना किसान थे जो कह रहे थे कि देखिए हमारी बात चीनी के साथ साथ और कहां पर गन्ने का प्रयोग होगा। अब जो है इथेनॉल के प्रोडक्शन में गन्ने का प्रयोग होगा। 20% इथेनॉल की बात जो है वो प्रधानमंत्री ने भी कही थी, और इसका जिक्र उन्होंने 15 अगस्त को वहां पर रेड फोर्ट पे अपने भाषण में भी किया था कि इथेनॉल का प्रयोग किया जाएगा और इसको मिक्स किया जाएगा। इस इथेनॉल युक्त जो ईंधन है ये आप मार्केट में आना शुरू होगा। करीब 5 करोड़ गन्ना किसान हैं जिनको इसका फायदा पहुंचेगा। विक्रांत, बहुत बड़ी बात है, और खासकर 5 रुपए का इजाफा भी हुआ है।
एफआरपी में? देखिए बिल्कुल आनंद, निश्चित तौर पर गन्ना किसान जो है पूरा जो वेस्टर्न यूपी की जो बेल्ट है, हरियाणा का भी एक बड़ा हिस्सा है, पंजाब में भी बड़ा हिस्सा करता है। इसके अलावा महाराष्ट्र में बड़ी चीनी मिलें हैं, गन्ना किसान वहां पर बड़े हैं। तो निश्चित तौर पर करीब 5 करोड़ जो किसान जो गन्ने की खेती करते हैं उनके लिए बड़ा फैसला है। और एफआरपी जिसे बढ़ा करके 290 प्रति क्विंटल किया गया है, तो ये उनके लिए बड़ी राहत की बात है, उनके लिए फायदे की बात है। और जो न्यूनतम रिकवरी बेसिक प्राइस है उसको 9.5 रखा गया है। साथ में साफ है कि गन्ने का जो एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था पिछले बीते सालों में, हमने देखा है कि तेजी से एक्सपोर्ट में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी। तो 70 लाख टन में से करीब 55 लाख टन एक्सपोर्ट हो चुका है। और एथनॉल की जो ब्लेंडिंग की जाती है पेट्रोल में, उसको 20% अगले 2 से 3 साल में करने का जो लक्ष्य है, निश्चित तौर पर उसका भी आने वाले समय में बहुत फायदा मिलेगा। विक्रांत, आपके डिटेल्स के लिए धन्यवाद। अब कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इस पर क्या कहा, ये सुनते हैं। बाकी सब फसलों से एक प्रकार से ज्यादा एफआरपी के माध्यम से हम सुनिश्चित करते हैं कि हमारे गन्ना किसानों को अच्छा दाम मिले। 87% ओवर दी A2+FL कॉस्ट, ये मार्जिन सुनिश्चित किया गया है। अब वापस रुक करते हैं अखाड़ा में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उठे इस विवाद से, जहां पर जो वाइस चांसलर हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया, लेकिन अब इस पर विवाद खड़ा हो गया है। शोक जाहिर करने पर यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने ही अपने वाइस चांसलर तारिक मंसूर का विरोध किया है। और हालांकि किसी छात्र संगठन का नाम उन पर्चों में नहीं लिखा जो कि लगाए गए थे, लेकिन कई सारे उस पर्चे के समर्थन में आए हैं। 22 अगस्त को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति तारिक मंसूर ने शोक व्यक्त किया था, जिसके बाद यूनिवर्सिटी कैंपस में कई सारे पोस्टर लगाए गए। पोस्टरों को तो फिलहाल हटवा दिया गया है, लेकिन इन पोस्टरों में जो मैसेज था उसका समर्थन करने के लिए कई छात्र निकलकर सामने आए हैं और कई छात्र संगठनों ने उसका समर्थन भी किया है। हालांकि इन पोस्टरों में किसी व्यक्ति विशेष या छात्र संगठन का नाम नहीं लिखा गया था। अजीत सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार का क्या रुख रहा है? देखिए बिल्कुल आनंद, जिस तरह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये विवादित पोस्टर सामने आए, तारिक मंसूर जो वहां के वीसी हैं उन्होंने कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी थी, उसका विरोध हो रहा है। और अलीगढ़ मुस्लिम में इस तरह के विरोध हमेशा होते रहते हैं। सरकार का यही कहना है कि चाहे जेएनयू हो, अलीगढ़ हो, हैदराबाद है, ऐसे मुद्दों पर जरूर सवाल खड़े होते हैं। हमारे साथ सरकार के मंत्री मोहसिन रजा साहब मौजूद हैं, उन्हीं से सवाल करते हैं। आप बताइए, अलीगढ़ में जो हुआ उसे आप किस नजरिए से देखते हैं? कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दे दिया तो उसके बाद पोस्टर लग गए हैं अलीगढ़ में। देखिए, हमेशा से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कुछ लोग हैं जो इस तरह के विवाद उत्पन्न करते हैं, लेकिन वहां के वीसी ने जिस तरह से श्रद्धांजलि अर्पित की है, हम उनके इस काम का स्वागत भी करते हैं, क्योंकि हमारे देश की संस्कृति और परंपराएं हैं। और एक जननायक के लिए कल्याण सिंह जी बहुत बड़े नेता और बहुत बड़े हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, कई राज्यों के राज्यपाल रहे, सांसद से लेकर और विधायिका तक वो यहाँ पर सदस्य भी रहे और उनका बहुत बड़ा नाम है। और वो राम मंदिर आंदोलन की अगुवाई में रहे, इसीलिए शायद इस तरह की चीजें निकल कर आ रही हैं, क्योंकि वो एक राष्ट्रभक्त और राम भक्त भी हैं। इसलिए उनको श्रद्धांजलि ना देकर जिस तरह से अखिलेश यादव जी हो या कल्याण सिंह जी हो या कांग्रेस के नेता हो, वो ये बताते हैं कि अब जो तालिबानी विचारधारा कहीं दिख रही है हमारे देश के अंदर, जिस तरह से सपा के नेता बयान दे रहे हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेता बयान दे रहे हैं, या इस तरह के विवादित पोस्टर लगाए गए हैं, तो ऐसे लोगों से अब हमारे देश को कहीं ना कहीं खतरा करेगी सरकार, कार्रवाई करेगी सरकार। किस तरह की कार्रवाई? अजीत, मैं वहीं आ रहा था कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे जिन्होंने बाबूजी के लिए इस तरह के पोस्टर लगाए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर। और हमारा प्रशासन वहां पर सतर्क हो गया है और तेजी के साथ में हम कार्रवाई कर रहे हैं। और जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये तालिबानी विचारधारा हमारे देश में नहीं चलेगी, ना प्रदेश में योगी सरकार में चलेगी और न देश में मोदी सरकार में चलेगी। ये हम साफ कर देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। वहाँ कुछ जो छात्र संगठन है वो भी विरोध कर रहे हैं, पोस्टर चिपकाए गए, हालांकि किसी का नाम नहीं है कि जिस तरह अलीगढ़ के वीसी ने श्रद्धांजलि अर्पित की थी। प्रॉक्टर जरूर कह रहे हैं कि हम इसकी जांच कराएंगे, बात करेंगे। सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है? नहीं, प्रॉक्टर करेंगे, वो करेंगे, सरकार करेगी, क्योंकि आपने हमारे इतने बड़े जननायक जिनको लेकर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से लेकर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और करोड़ों करोड़ लोगों ने श्रद्धांजलि दी, तमाम अन्य दलों के लोगों ने,
उनका सम्मान और समर्थन और श्रद्धांजलि दी, उनके संवेदना व्यक्त की है। और उसी क्रम में हमारे वीसी ने भी की है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो चंद लोग इस विचारधारा के लोग हैं या वो राजनीतिक दल जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उनकी वजह से सब चीजें जो हो रही हैं देश के अंदर और प्रदेश के अंदर, इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसका परिणाम हम क्या ये मानेंगे ये पर्चे उन लोगों ने लगवाए हैं जो किसी जहां पर एक कम्युनल एंगल से इसे देखना चाहेंगे? अजीत, आप मोहसिन रजा साहब से पूछेंगे कि जिन्हें हिंदू और हिंदुओं से नफरत है, ऐसे लोगों ने ऐसे पर्चे लगाए हैं? जो पर्चे लगे हैं, क्या आप इसे मुस्लिम तुष्टीकरण मानते हैं? ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम तुष्टीकरण करना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल भी मानते हैं क्योंकि इसलिए मानते हैं कि अगर आप देखें श्री कल्याण सिंह जी के निधन के बाद पूरे देश और उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लोगों ने श्रद्धांजलि उनको दी, सभी दलों के नेताओं ने दी। लेकिन कांग्रेस के नेता नदारत रहे जो रोज ट्वीट कर दिया करते थे, जरा जरा सी बात पर उनके ट्वीट आते थे। ना प्रियंका जी का कोई ट्वीट आया, ना राहुल जी का कोई ट्वीट आया, ना यहाँ के विधानमंडल दल के उनके कांग्रेस के नेता का आया, और ना ही मुलायम सिंह जी और कल्याण सिंह, खास करके यहाँ पर अगर देखें अखिलेश यादव जी, जो 200 मीटर की दूरी पर घर में बैठे रहे, ट्वीट करते रहे, लेकिन श्रद्धांजलि देने उनके घर नहीं गए। और एक जमाने में जब सरकार बनाना थी तो उनके हाथ पैर जोड़ने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति है, तुष्टीकरण है, और कौन कर रहा है? मैंने कहा ना कि ये जो विरोधी पार्टियां हैं, जो हमारे विरोधी दल हैं, वो मर्यादाओं से बाहर निकल गए, परंपराओं से बाहर जाकर वो तुष्टीकरण की राजनीति को भेंट चढ़ा रहे हैं। और वो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए अगर श्रद्धांजलि देंगे, क्योंकि राम मंदिर की अगुवाई में श्री कल्याण सिंह जी आगे आगे रहे हैं, ये सब जानते हैं। और उस लड़ाई को लेकर कहीं ना कहीं आज ये जो चीजें दिखाई दे रही हैं, चाहे एएमयू में हो या इन लोगों का ना जाना, कांग्रेस और सपा के नेताओं का ना जाना, ना उनको श्रद्धांजलि अर्पित, तो क्या ये कहेंगे कि जिन्होंने जो शोक व्यक्त करने के खिलाफ हैं वो राम मंदिर के भी खिलाफ हैं? अजीत, क्या ये पूछा जाए? शोक व्यक्त करने के खिलाफ हैं, जो लोग श्रद्धांजलि नहीं देने जा रहे हैं, क्या वो लोग राम मंदिर के खिलाफ भी हैं? नहीं, बिल्कुल भी। वो साफ हो गया, पिक्चर साफ हो गई, दो विचारधाराएं समझ में आ गई ना। एक राष्ट्र विरोधी और राम विरोधी विचारधारा है, और एक तालिबानी विचारधारा सामने आ गई निकलकर। तो ये तो प्रदेश और देश की जनता तय कर देगी ना। तालिबानी विचारधारा, मैंने कहा कि तालिबानी विचारधारा वही है जिनके नेता सांसद बयान दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी आज तक खुलकर सफाई क्यों नहीं दी उन्होंने कि तालिबान के फेवर में समाजवादी पार्टी के सांसद बोल रहे हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता बोल रहे हैं, उनको मुबारकबाद दी जा रही है। आज भी कह रहे हैं कि जब बीजेपी ध्यान भटका देती है, जब पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, जिंदाबाद के नारे लगते हैं, हम क्यों ध्यान भटका देंगे? आप क्यों नहीं गए? अच्छा चलिए, आप संवेदना ही देने चले जाते, आप तो उसी पश्चिम से आते हैं। अखिलेश यादव जी भी आते हैं, मुलायम सिंह यादव जी भी आते हैं, बड़ी मित्रता भी थी, और वो एक बड़े नेता थे, जन नेता थे। तो सभी लोग गए, पूरा देश गया, पूरा प्रदेश गया, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और तमाम छोटे बड़े सभी दलों के नेता। अलीगढ़ में कब तक कार्रवाई? अलीगढ़ एनएसटी जो हुआ, निश्चित कार्रवाई होगी और जल्द ही कार्रवाई होगी। मैं कह रहा हूं कि सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री के नाते मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों ने भी इस तरह के पोस्टर लगाए हैं, जो लोग भी इस विचारधारा के लोग हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जो हमेशा 370 जब कश्मीर में हटाई गई तब दिखाई दिए, भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग, और इसके लिए हम तो दोषी उनको भी मानते हैं जिनका संरक्षण इनको मिल रहा है। कांग्रेस है, सपा है, अन्य दल हैं, क्योंकि ये सब उसी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। ये मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं तो है क्या? जी अजीत, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास समय कम है। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जो है वो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा नफरत की राजनीति करने वालों की ये करतूत है, ऐसा बता रहे हैं, और ये दावा कर रहे हैं कि ये कदम सियासी फायदे के लिए उठाया गया है। उत्तर प्रदेश का चुनाव पास आता चला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल का अपना काम नहीं गिना पा रही है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए, जनता का असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नफरत की राजनीति कर रही है। कहीं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, कहीं पोस्टर लग रहे हैं। मतलब समाज को एक देखना ही नहीं चाहती भारतीय जनता पार्टी, किसी भी कीमत पे उसे सत्ता चाहिए। अब वहीं एएमयू के प्रॉक्टर प्रोफेसर वसीम अली के मुताबिक यूनिवर्सिटी कैंपस में तो इस समय छात्र हैं ही नहीं, कैंपस तो खाली है। एएमयू के प्रॉक्टर ने दावा किया है कि यह हरकत किसी शरारती तत्व की तरफ से की गई है, क्योंकि कोरोना की वजह से इन दिनों यूनिवर्सिटी कैंपस पूरी तरह से खाली है। साथ ही उन्होंने पोस्टर हटवाने का भी दावा किया। हमारे राउंड स्टाफ ने हमको बताया यूनिवर्सिटी की जामा मस्जिद की जो बाहरी दीवार है और उस पर 2 पोस्टर लगे हुए हैं, और फिर और ये भी बताया आगे कि वहाँ जो वज़ू खाना है, वज़ू खाने के पास भी उसी तरीके के 2-3 पोस्टर कंप्लीट ज़मीन पर पड़े हुए हैं।
उन लोगों उनको वो सारे पोस्टर को अपने कब्जे में ले लिया, और लेकिन जाहिर सी बात है कोई चुपके से काम करके चला गया है, लेकिन फिलहाल अभी हमें इस बात का पता नहीं चल पाया कि किन लोगों ने किया। अगर कैंपस में छात्र हैं ही नहीं तो पोस्टर किसने लगाया, वहां तक पहुंचे कैसे? प्रॉक्टर ने कहा पोस्टर तो हटवा लिए, लेकिन लगाया किसने, इसकी भी तो पड़ताल होनी चाहिए। अखाड़ा में फिलहाल वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। नमस्ते। खबरें जारी रहेंगी न्यूज़ 18 इंडिया पर। शिवानी के साथ बने रहिए।